सोचिए एक ऐसा पिता जिसने अपने बेटे को बचाने के लिए खुद अपनी मरती हुई पत्नी का खून पी लिया और हमेशा इतिहास का सबसे खूंखार राक्षस बन गया। आज हम बात कर रहे हैं ड्रैकुला अनटोल्ड की। इस वीडियो में कहानी सीधी नहीं चलेगी क्योंकि इस राजा की जिंदगी का रहस्य इतना गहरा है कि आपको शुरुआत से ही अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि ये सफर आपको हैरान कर देगा। कहानी की शुरुआत में हम ट्रांसिल्वेनिया के राजा ब्लाद को एक बेहद खौफनाक और अंधेरी गुफा के अंदर देखते हैं जिसे ब्रोकन टूथ माउंटेन कहा जाता है। ब्लाद वहां अकेला नहीं आया था, उसके साथ उनके 2 सैनिक भी थे। गुफा के फर्श पर इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थीं। तभी अचानक अंधेरे से एक बिजली की रफ्तार से चलने वाला साया उन पर झपटता है और पलक झपकते ही ब्लाद के दोनों सैनिकों को मार डालता है। ब्लाद अपनी तलवार से वार करने की कोशिश करता है लेकिन वो पीछे जाकर गिर जाता है। तभी गुफा के मुहाने से सूरज की एक किरण अंदर आती है जिससे उस राक्षस को डर लगने लगता है और वो पीछे हट जाता है। ब्लाद किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लाद इस खतरनाक गुफा में आखिर गया ही क्यों था, तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। असल में इस घटना के कुछ ही घंटों पहले ब्लाद अपने सैनिकों के साथ नदी के किनारे गश्त कर रहा था। तभी उसे पानी में बहकर आया हुआ एक चमकीला तुर्की सैनिक का हेलमेट मिला। ब्लाद तुरंत समझ गया कि दुश्मन उनके इलाके में बहुत अंदर तक घुसपैठ कर चुके हैं। इसी सुराग और उनके कदमों के निशानों का पीछा करते हुए ब्लाद उस डरावनी पहाड़ी की गुफा तक पहुंचता है। यहाँ ब्लाद को अपने बचपन का वो खौफनाक मंजर याद आता है। एक फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि कैसे बचपन में ब्लाद के पिता ने उसे और राज्य के कई बच्चों ओटोमन साम्राज्य के हवाले कर दिया था। सुल्तान के विशाल दरबार में छोटे ब्लाद को घुटने टेकने पर मजबूर किया गया था, जहां उसे एक बेरहम और क्रूर जल्लाद बनना सिखाया गया। अपनी इसी खूंखार क्रूरता के कारण वो इतिहास में ब्लाद द इम्पेलर के नाम से जाना गया, जिसने हजारों दुश्मनों को जिंदा खंभों पर टांग दिया था। लेकिन अब वो उस अंधेरे अतीत को छोड़कर अपने देश वापस आकर एक शांति प्रिय राजा बन चुका है। उसकी पत्नी मिरेना और बेटा इंग्रेस हैं। गुफा से वापस लौटकर ब्लाद पादरी ब्रदर लूसियन के पास जाता है। पादरी पुरानी किताबों को खंगालकर बताता है कि गुफा में रहने वाला वो जीव असल में दुनिया का पहला मास्टर वैम्पायर है। सदियों पहले उसने ताकत के लिए शैतान से सौदा किया था, लेकिन शैतान ने उसे धोखा देकर उसी गुफा में कैद कर दिया। वो तब तक आजाद नहीं हो सकता जब तक कोई दूसरा इंसान उसका खून पीकर उसकी जगह न ले ले। जंग की शुरुआत तब होती है जब सुल्तान महमद का दूत हमजा बे अपने सैनिकों के साथ ब्लाद के दरबार में जबरदस्ती घुस जाता है। वो मांग करता है कि सुल्तान की सेना को मजबूत करने के लिए ट्रांसिल्वेनिया के 1000 छोटे लड़के दिए जाएं और उन लड़कों में ब्लाद का खुद का बेटा इंग्रेस भी शामिल रहेगा। दरबार में तनाव तब और बढ़ जाता है जब दूत ब्लाद की ताकत और वफादारी को आजमाने के लिए उसके हाथ में जबरन एक बड़ा चांदी का सिक्का थमा दिया जाता है। ब्लाद का हाथ चांदी छूते ही एक अजीब से डर से कांपने लगता है, लेकिन वो अपने गुस्से को पीकर रह जाता है। जब दूत अल्टीमेटम देकर चला जाता है तो महल के बुजुर्ग मंत्री और सलाहकार ब्लाद पर भारी दबाव बनाने लगते हैं। राज्यसभा के भीतर एक तीखी बहस छिड़ जाती है। मंत्री चिल्लाकर कहते हैं कि तुर्कों की सेना एक विशाल टिड्डी दल जैसी है, उनसे टकराने का मतलब है पूरे साम्राज्य की तबाही। हमें अपने बच्चे उन्हें सौंप देने चाहिए। लेकिन ब्लाद गुस्से में अपनी गद्दी से उठता है और कहता है, एक राजा का काम अपनी प्रजा के बच्चों का सौदा करना नहीं बल्कि उनकी रक्षा करना होता है। ब्लाद अपनी ही राज्यसभा में बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। अपने देश को बचाने के लिए ब्लाद एक आखिरी कोशिश करता है और अकेले सुल्तान महमद के सैन्य कैंप में जाता है। वहाँ सुल्तान के आलीशान टेंट में बड़े बड़े तुर्की जनरलों के सामने ब्लाद को नीचा दिखाया जाता है। ब्लाद सुल्तान से बोलता है कि उसके बेटे को छोड़ दे, बदले में वो खुद को और अपनी पूरी ताकत को सुल्तान की गुलामी के लिए सौंपने को तैयार है। लेकिन घमंडी सुल्तान साफ मना कर देता है और ब्लाद के अतीत का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मुझे बच्चे हर हाल में चाहिए। अगले दिन जब तुर्की सैनिक इंग्रेस को ले जाने मैदान में आते हैं तो मिरेना रोने लगती है। जैसे ही एक सैनिक इंग्रेस को जबरदस्ती खींचता है, ब्लाद का सब्र टूट जाता है। वो अपनी तलवार से उस सैनिक का गला काट देता है और बाकी तुर्की सैनिकों को भी वहीं मौत के घाट उतार देता है। अब क्योंकि जंग तय हो चुकी थी और इंसानी ताकतों से तुर्कों को हराना नामुमकिन था, इसीलिए ब्लाद ने एक खौफनाक कदम उठाया। वो रात के अंधेरे में दोबारा उसी मास्टर वैम्पायर की गुफा में पहुंचा। यहाँ एक बहुत ही डरावना और जादुई सीन है। मास्टर वैम्पायर ब्लाद के करीब आता है, उससे एक सौदा करता है कि उसका खून पीने के बाद ब्लाद को 3 दिनों के लिए वैम्पायर की असीमित शक्तियाँ मिल जाएंगी, लेकिन इन 3 दिनों में उसे इंसानी खून पीने की भयंकर प्यास लगेगी। अगर वो 3 दिन बिना खून पिए खुद पर काबू रख पाया तो वो इंसान बन जाएगा, लेकिन अगर उसने खून की एक भी बूंद पी ली तो वो हमेशा के लिए वैम्पायर
वैम्पायर बन जाएगा और मास्टर वैम्पायर आजाद हो जाएगा। व्लाद अपने बेटे के लिए वो खून पी लेता है और दर्द से तड़पते हुए बेहोश हो जाता है। अगले दिन व्लाद गुफा के बाहर जागता है। उसकी इंद्रियां इतनी तेज हो चुकी थी, उसे मीलों दूर की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। दूर जंगल में उसे जंगली जानवर आसानी से दिखाई दे रहे थे। तभी धूप निकलने लगती है और उसे एहसास होता है कि सूरज की रोशनी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। महल लौटने पर वो धूप से बचते हुए गहरे लबादे में चलता है। तभी एक पादरी उसके सामने चांदी का क्रॉस ले जाता है, जिसे देखकर व्लाद थोड़ा पीछे हट जाता है। उसे लेकर डर का माहौल बनने लगता है। रात होते ही हजारों तुर्की सैनिक महल पर हमला कर देते हैं। महल के लोग चिल्लाते हुए भाग रहे हैं। तभी व्लाद अकेले मुख्य गेट पर आकर खड़ा हो जाता है। व्लाद पहली बार अपनी प्रजा के सामने अपनी खूंखार शक्तियों का प्रदर्शन करता है। यहाँ एक बहुत ही कमाल का विजुअल सीन है, जहाँ व्लाद अपनी चमचमाती हुई तलवार के रिफ्लेक्शन में पूरी की पूरी तुर्की सेना को अपनी ओर आते हुए देखता है। वो बिजली की रफ्तार से गायब होकर सैनिकों के बीच पहुंच जाता है। वो एक मुक्के से दर्जनों सैनिकों को हरा देता है। भाले और तीर लगने पर भी उसके घाव भर जाते हैं। व्लाद अकेले ही उस पूरी टुकड़ी का सफाया कर देता है। अगली सुबह दहशत फैलाने के लिए व्लाद उन हजारों मरे हुए तुर्की सैनिकों की लाशों को बड़े बड़े खंभों पर टांग देता है। इसके बाद वो अपनी प्रजा को पहाड़ियों पर बने कोजिया मोनेस्ट्री में शिफ्ट होने को कहता है। इसी बीच उसका वफादार सिपाही शकेल्स व्लाद का सच जान जाता है, लेकिन वो डरने की बजाय उसका गुलाम बनने को तैयार हो जाता है। लेकिन मोनेस्ट्री के भीतर कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। व्लाद की अपनी ही प्रजा के कुछ लोग और पादरी जान जाते हैं कि व्लाद अब एक राक्षस बन चुका है। जब व्लाद दिन के वक्त एक बड़े टेंट के अंदर जाता है तो वो लोग उस टेंट को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसमें आग लगा देते हैं। आग की लपटें देखकर व्लाद की स्किन जलने लगती है और वो टेंट के बाहर निकलता है। उसकी खूंखार आंखें और जला हुआ चेहरा देखकर लोग खौफ से पीछे हट जाते हैं। व्लाद उन्हें मार सकता था, लेकिन वो अपनी पत्नी मिरेना के समझाने पर खुद को रोकता है। मिरेना वहां आती है और व्लाद का हाथ थामकर लोगों के सामने खड़ी हो जाती है। वो व्लाद की बर्फीली त्वचा को छूकर उसे शांत करती है। कहानी अब अपने सबसे बड़े एक्शन मोड पर आ जाती है। सुल्तान महमूद अपनी लाखों की सेना, हजारों घोड़ों और हथियारों के साथ मोनेस्ट्री को घेर लेता है। तोपों के बड़े बड़े आग के गोले मोनेस्ट्री की दीवारों को तोड़ रहे थे और हर तरफ चीख पुकार मच रही थी। व्लाद मोनेस्ट्री की सबसे ऊंची मीनार पर चढ़ जाता है और अपनी शक्तियों से आसमान में घने काले बादल ले आता है। वो अपने हाथों के इशारे से लाखों करोड़ों चमगादड़ों का एक ऐसा विशालकाय और डरावना बवंडर बनाता है जो एक ढाल की तरह मोनेस्ट्री को तोपों के गोलों से बचाता है और सीधे नीचे आकर तुर्की सेना पर काल बनकर टूट पड़ता है। इसी बवंडर के बीच से व्लाद खुद नीचे कूदता है और अकेले ही सेना में तबाही मचाते हुए सुल्तान के टेंट की तरफ बढ़ता है। जंग के मैदान में हर तरफ तलवारों के टकराने और सैनिकों की हड्डी टूटने की भयानक आवाजें गूंज रही हैं। लेकिन तभी एक बड़ा ट्विस्ट आता है। जंग के बीच तुर्कों की एक खुफिया टुकड़ी पिछले रास्ते से मोनेस्ट्री में घुसकर इंग्रेज को पकड़ लेती है। मिरेना उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन एक सैनिक उसे ऊंची दीवार से नीचे धक्का दे देता है और वो नीचे लटक जाती है। व्लाद सुपर स्पीड से उसे बचाने के लिए लपकता है, लेकिन वो वहां लेट पहुंचता है। मिरेना का हाथ छूट जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। व्लाद उसे बचाने के लिए पूरी तेजी से नीचे आता है। वो उसकी तरफ पहुंचने ही वाला होता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। मरते हुए मिरेना व्लाद से कहती है कि अपने बेटे को बचाने के लिए उसका खून पी लें। 3 दिन खत्म हो गए हैं और तुम जल्दी ही इंसान बन जाओगे। कोई रास्ता ना देकर व्लाद अपनी पत्नी की गर्दन पर दांत गड़ा देता है। खून पीते ही उसका 3 दिन का समय खत्म हो जाता है और वो हमेशा के लिए ड्रैकुला बन जाता है। इसी के साथ गुफा में कैद मास्टर वैम्पायर भी आजाद हो जाता है। गुस्से में पागल व्लाद मोनेस्ट्री के भीतर जाता है, जहां उसके कई वफादार सैनिक तुर्कों के हमले से मर रहे थे। व्लाद उन सभी घायल सैनिकों को अपना खुद का वैम्पायर खून पिला देता है। खून पीते ही वे सभी सैनिक भी खूंखार और भूखे वैम्पायर्स में बदल जाते हैं। अब व्लाद के पास कोई आम इंसानी सेना नहीं थी, बल्कि रात के अंधेरे में शिकार करने वाले अमर राक्षसों की एक पूरी की पूरी फौज थी, जो तुर्कों का मांस नोचने के लिए पूरी छावनी पर टूट पड़ती है। व्लाद सुल्तान महमूद के टेंट में घुसता है, जहां इंग्रेज बंधा हुआ था। सुल्तान ने व्लाद को कमजोर करने के लिए फर्श पर कई चमचमाते चांदी के सिक्के बिछा रखे थे। चांदी के संपर्क में आते ही व्लाद की सारी सुपर पावर्स गायब हो जाती हैं। ये एक बहुत ही दर्दनाक दृश्य है। चांदी की गर्मी से व्लाद की खाल जलने लगती है। वो भयंकर दर्द से झटपटाता है, घुटनों के बल जमीन पर
ऊपर गिर जाता है। सुल्तान उस पर चांदी की तलवार से लगातार हमला करता है और उसके सीने में लकड़ी का खंभा घोंपने की कोशिश करता है। तभी अपने बेटे इंग्रेज की आवाज सुनकर व्लाद अपनी आखिरी ताकत समेटता है और चांदी के उस असहनीय दर्द को भूलकर चमगादड़ बनकर सुल्तान के पीछे पहुंचता है। इससे पहले कि सुल्तान कुछ समझ पाता, व्लाद वही बड़ा लकड़ी का खंभा पूरी ताकत से सुल्तान महमद के सीने में धंसा देता है और सुल्तान वहीं दम तोड़ देता है। व्लाद अपने बेटे को लेकर बाहर जाता है, लेकिन उसके बनाए भूखे वैम्पायर इंग्रेज पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी पादरी एक बड़ा क्रॉस लेकर खड़ा हो जाता है, जिससे वैम्पायर पीछे हट जाते हैं। व्लाद जानता था कि अब वो एक राक्षस बन चुका है, इसीलिए वो अपने बेटे को हमेशा के लिए पादरी को सौंप देता है। अपने ही बनाए राक्षसों को खत्म करने के लिए व्लाद आसमान के उन काले बादलों को हटा देता है। सुबह के सूरज की तेज धूप गिरते ही सारे वैम्पायर और खुद व्लाद भी जलकर कोयला हो जाते हैं। बाद में उसका वफादार नौकर शकेल्स रात के अंधेरे में आता है और उसकी लाश ढूंढकर उसे अपना खून पिलाकर दोबारा जिंदा कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है मॉडर्न लंदन में। सदियां बीत चुकी हैं और व्लाद आज के जमाने के सूट बूट पहनकर घूम रहा है। उसे एक लड़की दिखती है जिसका चेहरा हूबहू उसकी पत्नी मिरेना जैसा था। व्लाद उसके पास जाता है, दोनों बातें करते हैं और साथ ही आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, भीड़ के बीच वही प्राचीन मास्टर वैम्पायर मॉडर्न कपड़ों में दिखाई देता है। वो मुस्कुराते हुए उनके पीछे चल पड़ता है और धीरे से कहता है, कहानी तो अभी शुरू हुई है मेरे दोस्त। यानी कि ड्रैकुला की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि इस आधुनिक युग में एक नए खतरे की शुरुआत हो चुकी है।